अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं हबीब खान। मैं हूं शहबाज अशरफ। ओवर द वीक हमने देखा कि बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रही, जिसमें यूएस ईरान अग्रीमेंट की अगर बात करें तो उसको ख़ास तौर पे फाइनल शेप अगर मिल जाता है इस वीक में, कमिंग वीक में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर हो सकता है, और क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कोई रैली देखी जा सकती है। इन तमाम तर सवालात के जवाब पे आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं कुछ मार्केट की। तो मार्केट हमने देखा कि इस हफ्ते भी पॉजिटिव मोमेंटम में नज़र आई। 5 सेशंस में से 4 सेशंस जो है वो पॉजिटिव जोन में क्लोज हुए। मंडे जब ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो नेगेटिव नोट पर हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो टॉक्स थी, जो फर्स्ट फेज था टॉक्स का यूएस और ईरान के दरमियान, उसका कोई बिल्कुल फाइनल एग्रीमेंट की तरफ हमने देखा था कि कुछ टॉक्स का एंड नहीं हो सका था, जिस वजह से मार्केट में इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस थे। मगर उसी रोज़ जो है वो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई और उसके बाद से ही हमने देखा कि ट्यूसडे को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आया, शार्प इंप्रूवमेंट नज़र आई मार्केट के अंदर। और जो मिडिल ईस्ट का पीस है उसके बाद से एक जो रिजॉल्व होने के हमें ख़बरें मिलने लगी, तो हमने देखा कि मार्केट में ट्यूसडे मोर देन 5000 पॉइंट्स से ज़्यादा पे जो है वो क्लोज हुआ। इसी तरह वेडनेसडे भी ये रैली हमने देखा कि मोमेंटम इसका चलता हुआ नज़र आया और मोर देन समझे कि 2900 पॉइंट्स जो है वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो मार्केट ने गेन किया। फिर थर्सडे भी यही मोमेंटम कंटिन्यू में रहा और मोर देन 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट क्लोज हुई। और फ्राइडे भी अगेन हमने देखा कि मार्केट में जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं वो नज़र आए और मोर देन 4000 पॉइंट्स मार्केट ने जो है वो क्लोज किया। सो मार्केट में हु टुक द वीक दिस वीक, लेट्स फाइंड आउट इन बुल्स एंड बेयर्स पावर्ड बाय बैंक ऑफ पंजाब। इस हफ्ते भी मार्केट में बुल्स का क्लियर कंट्रोल रहा और केसी 100 इंडेक्स 173,939 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जिसमें मोर देन 6,748 पॉइंट्स और 4% का जो है इजाफा देखा गया। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर। गंदारा ऑटोमोबाइल के शेयर्स में 26.5% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि गनी इंडस्ट्रीज़ में 22.3%, लॉट कैंप 21%, बैंक ऑफ पंजाब 19.9% और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स में 19% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर टॉप लूजर्स को देखें तो पीटीसी विद 1.5% टॉप ऑफ द चार्ट, फातिमा -1.2%, अटक रिफाइनरी 0.9%, मीज़ान बैंक 0.8% और बनू वुलन मिल्स विद 0.7% टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। ये हफ्ता जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। हमने देखा कि यूएस और ईरान के दरमियान जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यू रही। मार्केट ने तकरीबन हर आने वाली न्यूज़ को जो है वो पॉजिटिवली लिया और हमने देखा कि स्ट्रांगली जो प्राइजेस हैं उनमें इजाफा देखा गया, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में जो है वो इजाफा देखा गया। साथ साथ अगर ये ईरान और यूएस की जो डील है वो फाइनलाइज हो जाती है तो रीजन में टेंशन ऑब्वियस है कि कम होंगी। ऑयल प्राइजेस हमने देखा कि फ्राइडे आफ्टर मार्केट क्लोजर उसमें हमने देखा कि बड़ी हद तक कमी आई और मज़ीद इम्कानात है कि कमी हो सकती है। ग्लोबल रिस्क जो है वो कम हो सकता है। तो ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की ख़ास तौर पर अगर बात करें तो उसकी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव उनको जो है वो समझा जा रहा है। इसी तरह से हमने देखा कि इस हफ्ते में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए सामने आई, जिसमें सऊदी अरब जो कि फ्रेंडली कंट्री है उनकी जानिब से एक सपोर्ट का ऐलान किया गया। और ना सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि हमने देखा कि वो थर्सडे को $2 बिलियन की पेमेंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिसीव होती है। और ना सिर्फ रिसीव होती है बल्कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के लिए और रिजर्व्स के लिए एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो इसको समझा जा रहा है। मगर साथ ही साथ हमने देखा कि इसी हफ्ते में एक और डेवलपमेंट ये रही कि यूएई की जो रीपेमेंट्स हैं उनके हवाले से पाकिस्तान ने एक रीपेमेंट जो है वो 11 अप्रैल को की थी, जिसमें $450 मिलियन जो है वो पे किए गए थे। और मज़ीद जो पेमेंट्स हैं जिसमें एक पेमेंट है $2 बिलियन की जो कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान को अदा करनी है और एक पेमेंट जो कि $1 बिलियन की है वो 23 अप्रैल को जो है वो अदा की जाएगी। इन तमाम तर रीपेमेंट्स के बावजूद जो फ्रेश इनफ्लोज हैं जो कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को इस वक्त मिले हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि यूरो बॉन्ड में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने नए यूरो बॉन्ड जो है वो इसी वीक में इशू किए हैं, जिसमें $500 मिलियन के जो है वो यूरो बॉन्ड इशू किए गए। तो ओवरऑल इस तरफ से जो है पाकिस्तान को एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को जो है वो मिली हैं। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर से पाकिस्तान के लिए हमने देखा कि इस हफ्ते में बड़ी एक अहम खबर सामने आई, जिसमें बारागज़ई का जो मकाम है पाकिस्तान में नाशपा ब्लॉक में केपी में, वहाँ पे दिसंबर 2025 में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी, जिसमें 2 मेजर कंपनी हैं जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, OGDCL एंड PPL।
इन दोनों कंपनीज़ की जानिब से उसकी जो कंबाइन बताया गया है कि वहाँ से जो इस वक्त रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के, जिसमें 13,470 बैरल्स जो हैं वो ऑयल के मौजूद हैं, और जबकि 36.5 MMCFD गैस जो है वहाँ से इस वक्त वहाँ पे कंपनी का कहना है कि निकाली जा रही है। इसी तरह से OGDCL ने इस डिस्कवरी के हवाले से कुछ और जो है वो अपने नोटिफिकेशन में चीज़ें बताई हैं। वो ये कि इस वक्त तकरीबन 5,300 बैरल्स और 17 MMCFD गैस जो है वो प्रोडक्शन के यूनिट में जो है वो शामिल कर ली गई है, जबकि कंपनी का जो फेज़ 2 है अप्रेजल के हवाले से उसकी ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है, उसका और प्लान कंपनी बना रही है, जिसमें कंपनी ये एस्टिमेट कर रही है कि 25,000 बैरल्स और तकरीबन 60 MMCFD गैस जो है वो यहाँ से निकाली जा सकती है। तो बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, और उसके साथ साथ इस डेवलपमेंट का इन दोनों कंपनीज़ पे, OGDCL पे और PPL पे बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। हायर प्रोडक्शन का मतलब है कि इन कंपनीज़ के स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ हो सकते हैं, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, और रिजर्व जो बेस इंप्रूवमेंट है वो भी देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स के साथ जो है वो देखना होगा, और साथ साथ दोनों कंपनीज़ की जो अर्निंग्स का आउटलुक है और वैल्यूशन है उनको भी हम देख सकते हैं कि कुछ सपोर्ट मिल सकती है। अब कुछ नज़र इस हफ्ते के नंबर्स पर भी डाल लेते हैं। करंट अकाउंट का हमने देखा कि नंबर्स इस हफ्ते में जो है वो अनाउंसमेंट की गई और बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली। मार्च का जो नंबर है वो $1.07 बिलियन सरप्लस रहा है, और मंथ ऑन मंथ 363% का जो है वो जंप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर 9 मंथ्स की बात करें तो ओवरऑल इस वक्त जो है वो कुछ सरप्लस देखने को मिल रहा है। $8 मिलियन का सरप्लस है, बट कंपेयर टू FY25 1.6 बिलियन का जो है वो सरप्लस था। अच्छा शहबाज, नंबर्स सरप्लस हो गए हैं करंट अकाउंट के। नो वन इज़ एक्सपेक्टिंग के पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो बड़ा नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा था, बट नाउ इन मार्च $1.07 बिलियन पॉजिटिव है। किस तरह देख रहे हैं ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में? पाकिस्तान की इकोनॉमी भी और बजट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, आप देखें स्पेशली जो मंथ का जो करंट अकाउंट सरप्लस आया वो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमें पता था कि जो मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज इन रेमिटेंस से वो सपोर्ट आएगा। हमें ये भी पता था कि जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आ गए थे तो वो पॉजिटिव थे। तो येस, वी वर एक्सपेक्टिंग अ सरप्लस ऑफ $3 to 4 मिलियन, 400-500 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सरप्लस काफ़ी सरप्राइजिंग नंबर पे ऑन द हायर साइड आया। आप इस तरह देखें, कुछ महीने पहले हम देख रहे थे करंट अकाउंट का जो डेफिसिट था काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। उसकी जो मेजर वजूहत थी कि रेमिटेंसेस तो येस ग्रो हो रहे थे, बट आपकी इंपोर्ट्स भी ग्रो हो रही थी। और आप इस तरह देखें कि जो IMF का टारगेट है करंट अकाउंट डेफिसिट का फॉर FY26 वो तकरीबन $2 बिलियन का है, और अगर आप स्टेट बैंक का टारगेट देखें वो भी बिटवीन $0 to 4 बिलियन का है। सो गिवन द इनकरेजिंग नंबर्स, हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक का जो टारगेट है और जो IMF का टारगेट भी है वो विथिन रीच रहेंगे। और एक और हमें देखना है गोइंग फॉरवर्ड्स, अगर आप अप्रैल की बात करें, हमें ये पता है कि मार्च के महीने में प्राइस काफ़ी बढ़ी थी, उसका जो इम्पैक्ट होगा हाई ऑयल प्राइसेस का वो जाके अप्रैल में नज़र आएगा। एंड बिकॉज ऑफ लोअर रेमिटेंसेस विद ईद फैक्टर एंड बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस एंड हायर पेट्रोलियम प्राइसेस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके अप्रैल और ऑनवर्ड्स के नंबर होंगे फॉर फिस्कल 26 वो नेगेटिव रह सकते हैं। उसके बावजूद हम देखेंगे कि अगर 9 महीने में ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल सरप्लस है $8 मिलियन का, वो अगर हम 300-400 मिलियन का भी हम सरप्लस डेफिसिट लें तो अंडर $1 बिलियन का हम क्लोज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। अच्छा शहबाज, ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हर मंथ हम देख रहे हैं कि नंबर्स जो है वो बड़े बेहतर होते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लिए बड़ा बेहतर है। मार्च के नंबर्स की बात करें तो 15,531 यूनिट्स जो है वो मार्च में सोल्ड आउट हुए हैं। मंथ ऑन मंथ 9% जो है वो डाउन है, मगर ईयर ऑन ईयर 40% का जंप है। इसी तरह अगर 9 मंथ्स ऑफ FY26 की बात करें तो 144,000 से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 43% का जंप है। शहबाज, किस तरह देख रहे हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा किसी भी मुल्क की ग्रोथ में एक बड़ा अहम जो है वो रोल प्ले करता है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? नंबर्स इंकरेजिंग है, बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कितना अच्छा इंकरेजिंग है? ओवरऑल देखें जो 9 मंथ में जो नंबर्स है 43% की ग्रोथ है, उसका think कुछ रीजन अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, एक तो स्टेबल आपकी इन्वायरमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके लोअर इंटरेस्ट रेट्स। एक साल पहले या 1.5 साल पहले जो आपका इंटरेस्ट रेट 22% वो तकरीबन 10.5% पे है, उसका एक मेजर फैक्टर ये है। और आप अक्रॉस द बोर्ड देखें, जो आपकी कार सेल्स हैं, पैसेंजर कार सेल्स हैं, या ट्रक सेल्स या 2-3 व्हीलर्स, अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिविटी है। और हम ये समझते हैं कि यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट हम अगर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से बॉटम आउट भी हो गया है और स्टेबलाइज भी रहता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम मोमेंटम टू कंटिन्यू। हम ये देख रहे हैं लास्ट हाउ मेनी मंथ्स एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बट जहाँ तक आपने बात करी कि मंथ ऑन मंथ जो नंबर डिक्लाइन है, उसका थिंक रीज़न ये देखेंगे, आप उसका कंपनी वाइज देखें, स्पेशली पैसेंजर कार्स में, उसमें पार्क सुजुकी जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है टुवर्ड्स कार सेल्स, उसमें डिक्लाइन है।
वेरएस इंडस की आप नंबर्स देखें और आप बाकी जो बड़े ब्रांड्स के नंबर देखें, होंडा का आगे वो पॉजिटिव ग्रोथ है। और यहाँ भी एक और इम्पोर्टेंट है कि जो हम ये भी ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, जो आपकी 2 to 3 व्हीलर्स है उसमें भी पॉजिटिव मोमेंटम है, और स्पेशली जो एटलस होंडा इज़ गेनिंग मोमेंटम। और जहाँ तक ट्रैक्टर्स की सेल्स है मंथ ऑन मंथ, वो इनकरेजिंग नंबर्स हैं। हमें मालूम है कि पंजाब ट्रैक्टर स्कीम पिछले 4-5-6 महीने से आई हुई है, तो उसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड है। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड देखें कि यहाँ से एनालाइज करें इन्फ्लेशन का फैक्टर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर का जो रोबस्ट जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और आगे जाके वे अगर कुछ डिसीजंस होती हैं इन द अपकमिंग बजट विच आर मोर फेवरेबल फॉर द ऑटो सेक्टर, मोमेंटम कंटिन्यू देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है सो एक मोमेंटम जो ग्रोथ में हिट भी आ सकती है। और हमें भी पता है कि अपकमिंग जो आपकी ऑटो पॉलिसी हो सकती है उसमें अगर कोई रेगुलेशन चेंजेस आते हैं रिगार्डिंग इम्पोर्ट पॉलिसी, सो वी माइट सी अ शिफ्ट फ्रॉम लोकल सेल्स टू इम्पोर्टेड कार्स। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी फ्लूइड है, आगे जाके मालूम चले। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है यूसुफ फारूक ने, डायरेक्टर रिसर्च चेस सिक्योरिटीज। यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यूसुफ, हमने देखा कि मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो अगेन इस हफ्ते भी हमने देखा कि बड़ा पॉजिटिव रहा। लास्ट वीक हमने देखा था कि मोर देन 11% का जंप था मार्केट में। इस हफ्ते भी मोर देन 4%। तो ओवरऑल विद इन पास्ट फ्यू डेज मोर देन 15% का हम जंप देख चुके हैं। फिर ओवर द वीकेंड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, वॉर के हवाले से भी, ऑयल प्राइजेस में भी कम हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब मार्केट का क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? देखिए, शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को फॉलो कर रही है, और इन द शॉर्ट टर्म आगे भी यही लगता है कि कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ऑयल प्राइसेस को फॉलो करेगी। अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं तो आई थिंक हम एक मजीद छोटी सी रिलीफ रैली देख सकते हैं। अच्छा यूसुफ, ये बताएं, आपने जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाली थी एंड ऑफ दिसंबर और जैन की अब देखें तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन करी थी अबाउट लेफ्ट टेल रिस्क। हमने देखा था कि अब मार्केट जब 190,000 में चले गई थी तो उस वक्त मार्केट मल्टीपल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हुए थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी में आपने डिस्क्लोज करा था कि कुछ आपको अमाउंट अपना फिक्स इनकम में रखना चाहिए। हमने ये भी देखा लेटली कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस मार्केट ने करेक्ट भी करा, और जो आपका पॉइंट था स्ट्रैटेजी में अबाउट लेफ्ट टेल वो हिट भी हुआ और आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल नीचे भी आए। तो गिवन द रीसेंट सिचुएशन हमने देखा मार्केट काफ़ी रोलर कोस्टर राइड पे रही है। सो आप क्या फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे कि जब पी आपका 9 टाइम्स होता है या पी आपका 5 टाइम्स होता है तो उसका आपका रिटर्न पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? और देखिए, 2005 से लेके 2025-26 तक का डेटा हमें ये बताता है कि जितना कम पी रेशो होता है उतना ज्यादा अगले 3 साल में एक्यूमुलेटिव रिटर्न बनता है, जो कि बहुत लॉजिकल भी है कि आप जितनी सस्ती आप कंपनीज खरीदेंगे उतना ज्यादा आगे आपका रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, 9 टाइम्स अर्निंग्स बिल्कुल उस बैंड के बीच में है। आधे दिन जो है वो मार्केट 9-10 के पी से ऊपर रही है और आधे दिन जो है वो मार्केट उससे नीचे रही है। तो मार्केट जो है वो एक मिड पॉइंट पे पहुंच गई थी। इंटरेस्ट रेट्स पे एक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जिसके फौरन बाद फिर एक T+1 वाला इवेंट हो गया, और सुपर टैक्स की भी कुछ लोगों की पेमेंट्स आ गई, फिर कुछ रिजल्ट्स भी खराब आए और फिर वॉर हो गई। तो ये बहुत रैंडम था, और इस तरह की चीजें मार्केट्स में होती रहती हैं। आपको हर कुछ साल में जो है एक 10-20% की करेक्शन जो है वो नजर आती है। दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर मार्केट्स। वॉलेटिलिटी पे कम फोकस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए, एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए, रिटर्न को ओवर अ 5, 10, 15, 20 ईयर पीरियड देखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रैंडम होती है मार्केट में। ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि इस तरह जंग हो जाएगी और ऑयल प्राइस इतनी हो जाएगी। बट जब मार्केट्स में लेवरेज ज्यादा होता है और जिस वक्त मार्केट्स में एक यूफोरिया टाइप सिचुएशन होती है, जो लास्ट टाइम 190,000 जिस वक्त हुआ था उस वक्त की रैली में हर तरह के स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो गए थे। विदाउट बेसिस ऑल्सो कुछ स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग जब मार्केट चल रही होती है तो ओवर एक्साइटेड होते हैं। तो वो हमने करेक्शन देखी, और ये बहुत नॉर्मल है मार्केट्स में। और फॉर द लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छी लगती है। अगर आप जिस पी पे मार्केट इस वक्त है उस पी पे जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपका अगले ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स पॉजिटिव रिटर्न बनता है। और एक रेंज है जो आप अगर आप स्ट्रैटेजी रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक चार्ट नजर आएगा जो बताता है कि ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, इन द लास्ट 25 इयर्स अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया था तो आपका क्या रिटर्न बना है। 90s में उससे ज्यादा भी पी हो चुका है जिस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो रही थी। तो 89 to 91 एक बहुत तेज रैली हुई थी प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और
वर्ल्ड बैंक की हैंडबुक के हिसाब से मार्केट के 20-23 टाइम्स अर्निंग्स, 27 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास हो गए थे। ये भी हमने स्ट्रेटेजी में मेंशन किया है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा हमारे पास लास्ट 20-21 साल का है। तो these are reasonable levels to invest for the long term. अच्छा एक बताएं, आई थिंक लेटेस्ट डेटा अगर आप रीड का देखें 105 आया है और हमने अगर 10 साल का हिस्टोरिकल देखें नंबर तो 102 103 है। कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है बिकॉज ऑफ हायर रीड जो आपकी जो करेंसी है थोड़ी ओवर वैल्यूड है। सो व्हाट्स योर सजेशन कि आपकी क्या रीडिंग है रीड का जो ये नंबर है और गिवन टू कंसिडरेशन जो आपकी रीपेमेंट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड उसको देखते हुए डिमांड सप्लाई को देखते हुए आपका क्या आउटलुक है ऑन USD PKR? देखें, रियर की कैलकुलेशन के अंदर आप एक बास्केट लेते हो ऑफ करेंसीज दूसरे मुल्कों की और उनको हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं। तो देखें, जब अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल सिचुएशन की वजह से वो प्राइसेस फौरन पास ऑन करनी पड़ी हैं। पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे चाइना में पूरा पास ऑन नहीं हुआ है, या अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द US तो वहाँ पास ऑन तो हुआ है, बट वहां पे जो है इन्फ्लेशन की बास्केट का एक छोटा परसेंटेज होता है ऑयल। तो बाकी मुल्कों में जिन मुल्कों की करेंसीज की बास्केट के साथ हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन का नंबर इतना बड़ा नहीं आया है। तो अगर ऑयल प्राइसेस रिवर्स तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो हुई है दैट विल आल्सो रिवर्स और ये नंबर वापस वो हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक इस स्पेसिफिक 105 के नंबर को देखना चाहिए। आई थिंक ऑयल प्राइसेस सारे मुल्कों के लिए बढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की बास्केट का ज्यादा बड़ा नंबर है और पास ऑन भी पूरा करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये नंबर अचानक से जो है वो 105 हो गया है। तो आई थिंक रियर ये स्पेसिफिक रीडिंग उतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि देखें $1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस आया है, रेमिटेंसेस स्ट्रांग है, बट अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर रहती हैं और एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर आता है फिर उस वक्त एक्सपेक्ट करनी चाहिए डिवैल्यूएशन। अभी वो प्रेशर बजाय नहीं लग रहा है। UAE की रीपेमेंट्स भी जो थी वो लग यही रहा है कि सऊदी अरेबिया से, और अभी यूरो बॉन्ड एक और इशू हुआ है उससे कवर हो जानी चाहिए और रिजर्व भी स्टेबल रहने चाहिए। और जो स्टेट बैंक का रिजर्व्स का टारगेट है वो लग रहा है कि क्योंकि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो गई है तो यही लग रहा है कि इस वक्त चीजें स्टेबल रहेंगी। ये स्पेसिफिक रियर का नंबर के अंदर प्रॉब्लम ऑयल प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ के और उसकी वजह से जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा हुई है एज अ कैलकुलेशन और चाइना में कम हुई है, US में कम हुई है या बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास कम हुई है, वो ज्यादा बड़ी वजह लगती है। अगर बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो रहे हैं उस वक्त डरना चाहिए कि मेजर डीवैल्यूएशन हो जाएगी। पाकिस्तान में 5-6% डीवैल्यूएशन इज नॉर्मल और हम जितना फिस्कल डेफिसिट करते हैं और जितने रुपए प्रिंट होकर सिस्टम में आते हैं उसके हिसाब से ये डीवैल्यूएशन होती रहती है। तो पाकिस्तान कंपेरेटिव रहता है और बड़े क्राइसिस नहीं आते। इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन करंट अकाउंट के नंबर्स को देख के भी, और अगर ये जंग के हालात रिवर्स हो जाते हैं और प्लस एक और इम्पोर्टेंट बहुत चीज हुई जो लास्ट गवर्नमेंट में जिस वक्त प्राइसेस को पास ऑन नहीं किया गया था, फ्यूल की और फिस्कल डेफिसिट आ गया था और उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया था। तो इस दफा पूरा पास ऑन करने की वजह से एक डिमांड डैम्पन भी होगी और दूसरे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट अकाउंट पे प्रेशर कम पड़ता है। तो फिलहाल नहीं लगता है कि कोई मेजर डिवैल्यूएशन की जरूरत है। एंड ये 105 भी जो है वो थोड़ा सा नंबर, ये वाली रीडिंग मिसलीडिंग है। यूसुफ, अगर आप ये देखें लेटली हमने देखा जो स्पेशली मनी मार्केट यील्ड्स हैं काफ़ी इंचअप हो गई थी पिछले 2 हफ्ते पहले, और हम देखा रिसेंटली बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस करेक्टिंग काफ़ी नीचे की तरफ भी आ गई हैं। तो टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स, जो करंट अकाउंट आपका नंबर भी एक सरप्राइजिंग नंबर आया और ऑयल प्राइसेस भी करेक्ट हो रही हैं और वॉर इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग, सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो रही है और आपका भी मॉनेटरी पॉलिसी भी है एंड ऑफ दिस मंथ। सो आपका क्या स्टांस है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल द मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स? यहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट का क्या व्यू लगता है? देखें, इस वक्त 9 में से 11 बैंक्स की एनालिस्ट ब्रीफिंग्स में बैंक्स की मैनेजमेंट्स ने कहा है कि रेट्स बॉटम आउट हो गए और रेट्स बढ़ जाएंगे। ज़ाहिर है वो ये सारी ब्रीफिंग्स उस वक्त हुई हैं जिस वक्त ये एक वॉर टाइप सिचुएशन चल रही थी। हमें लगता है कि पाकिस्तान में फिस्कल सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर ये जंग एंड हो जाती है तो द मीडियम टर्म इन्फ्लेशन डायरेक्शन लुक्स डाउनवर्ड्स। बट यस, अभी बीच में कुछ हो सकता है। बहुत स्टेट बैंक के आउटलुक के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेट बैंक को क्या लगता है, और जिस दिन ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है उस वक्त तक ये जंग की और ऑयल की क्या सिचुएशन होती है। तो इस वक्त काफी ट्रिकी है। हमें मीडियम टर्म डायरेक्शन ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years हमें रेट्स यहाँ से नीचे लगते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और आपका पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहूँगा। मैंने देखा कि लास्ट वीक बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस गवर्नमेंट ने जो आपका रिफाइनरी पॉलिसी मैकेनिज्म था कि ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज्म को थोड़ा एडॉक बेसिस थोड़ा चेंज करा
और जो भी आपकी जो पहले एवरेज प्राइस लेते थे उसको उन्होंने लोएस्ट प्राइस लेके आगे जो है बेनिफिट जो है वो पास ऑन कर दिया टू द कंज्यूमर्स। तो टेक इन टू पर्सपेक्टिव द रिफाइनरी मैकेनिज्म एंड द ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज्म, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को देखते हुए और ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं और ग्लोबली जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने भी जो चीज़ें प्राइसेस कहीं बढ़ाई कहीं नहीं बढ़ाई, सो आपके क्या कमेंट्स होंगे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एक्स रिफाइनरी प्राइसेस एंड चेंजिंग द फॉर्मूला? देखा आई थिंक गवर्नमेंट का काम होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को प्रोटेक्ट करना, और गवर्नमेंट के पास चॉइस होती है। इस केस में आई थिंक गवर्नमेंट के पास एक चॉइस थी कि इन्फ्लेशन हो और सबके ऊपर वो लोड आए या रिफाइनरीज जो है वो कुछ पैसे कम कमाए, तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि कंज्यूमर को बेनिफिट करना चाहिए। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट्स ये चीजें डिसाइड करती हैं, एंड बट गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को करना होता है। जब रिफाइनिंग मार्जिन्स एवरेज से बहुत कम हो फिर उस वक्त भी गवर्नमेंट को आना चाहिए और हेल्प करना चाहिए फिर रिफाइनिंग मार्जिन्स को। तो ये होता है पाकिस्तान में, और बट इन द एंड दिस इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन। सर आप लेटली देखें मार्केट में बहुत सारे नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। गिवन द हार्ड लेसन लर्न में देखा है लेटली मार्केट बहुत करेक्शन हुई, लोगों ने पैनिक भी करा। फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव और स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, आप इनको क्या एडवाइस देखें कि जब व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन द मार्केट व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? देखिए फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स कोई ETF खरीदना या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वुड बी बेटर देन ट्राइंग टू एक्टिवली मैनेज देयर ओन पोर्टफोलियो। ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स आर गुड ऑप्शंस फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स। लेकिन जो लोग खुद करना चाहते हैं, और आप अभी इस वक्त अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 8,000 लोग, 18,000 में से 8,000 लोग पिछले महीने ऐसे थे जो 25 साल की एज से कम है। तो देखें वो लोग तो बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एंड दे शुड बी फाइन विद नॉट मेकिंग एनी मनी फॉर 1-2 years जिस वक्त तक वो छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और पढ़ें और सीखें। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। आपको इंडिया से बहुत इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, आपको US से बहुत इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जिनकी आप वीडियोस देख सकते हैं, जिनकी आप किताबें पढ़ सकते हैं। तो द पीपल जो इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, इसको सीरियसली करना चाहते हैं, दे तो ऑफ कोर्स विल हैव टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, और पहले 1-2 साल जाया भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बट जो लोग 25 साल से ऊपर हैं और इसको एज अ सीरियस सेविंग इंस्ट्रूमेंट इस वक्त देखते हैं और वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर ETFs हैं या बहुत बेहतर म्यूचुअल फंड हैं, ताकि प्रोफेशनल्स आपके पैसे मैनेज कर सकें और आप जो है वो फोकस कर सकें आपकी मेन जो जॉब है या जो भी है, ताकि आप और पैसे सेव कर सकें और हर महीने ऐड कर सकें। और जैसे जैसे फिर आप सीखते जाएं उसके बाद फिर आप खुद स्टॉक पिकिंग करें। बहुत बेहतर आइडिया ये होता है कि एक मेजर पोर्शन जो है वो या कोई फंड मैनेजर को दे दिया जाए या किसी ETF में रहे, और 1-2-3 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स जो आपका एक छोटा सा पोर्शन जो आप एक्टिवली मैनेज करने के लिए रख रहे हैं उससे इन्वेस्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उस एक्टिव पोर्शन को जो है वो बड़ा करते जाएं। ये जो इन्वेस्टर्स और आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड। हमने इंडिया में देखा है, इंडिया में कोविड के बाद 19 मिलियन से ये इन्वेस्टर्स 180-190 मिलियन हो गए। हमने इंडोनेशिया में भी देखा यही हुआ है, इजिप्ट में भी यही हुआ है। तो इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से, टेक की वजह से, और पिछले 20-25 साल में जो पाकिस्तान में रिटर्न्स रहे वो वजह है कि और इन्वेस्टर्स जो है वो आ रहे हैं, और ये नंबर हमें लगता है बड़ा होता रहेगा। वी माइट रीच 1 million in 3 years if everything remains normal. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह देखें कि ओवर द वीकेंड हमें ये पता है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए खुल गया है, देयर इज नो ब्लॉकेट ऑफ शिप्स और मूवमेंट आसानी से हो रही है। हम ये भी देखेंगे जो ऑयल प्राइस है वो भी काफ़ी करेक्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है ड्यूरिंग द वीकेंड के जो आपका जो US और ईरान के बीच एग्रीमेंट हो जाता है, अकॉर्ड हो जाता है या कोई MOA साइन हो जाता है, सो अज्यूमिंगली इफ़ द मार्केट ओपन्स फॉर एग्जांपल हॉल्ट हो जाती है ऑन द अपर साइड, सो हम फिर देखेंगे मार्केट जो हमने पहले हाई लेवल देखा था मार्केट का तकरीबन 190,000 का, तो मोर और लेस तकरीबन 180-182 के लेवल पे मार्केट आ जाएगी। सो वहाँ फिर हम देखेंगे जो आपकी वैल्यूएशन है थोड़ी सी स्ट्रेच होंगी। सो उसको टेक इनटू कंसिडरेशन देखते हुए अज्यूमिंग कोई नया इन्वेस्टर अगर आता है और मंडे से इन्वेस्ट करता है, तो आपका क्या एडवाइस होगी वहाँ? देखें, एक तो इन्वेस्टर्स को स्पेशली जो प्रोफेशनली ये नहीं करते और शायद जो प्रोफेशनली भी करते हैं, इवेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पोर्टफोलियोज एटलीस्ट फॉर एमेच्योर इन्वेस्टर्स
पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट होगा। एक रेंज ऑफ इवेंट्स होता है हमेशा जो हो सकता है। अभी भी लग रहा है कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो गई, बट यू नेवर नो कि सिचुएशन किस वक्त बुरा टर्न ले ले। हमने पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर देखा है कि सिचुएशन किस तरीके से एस्केलेट हुई है और फिर दोबारा डाई डाउन हुई है और दोबारा एस्केलेट हुई है। तो सिंगल इवेंट का सोच के पोर्टफोलियोज नहीं कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि एसेट एलोकेशन भी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो फर्ज करें अगर आपका 70-30 मिक्स होना चाहिए तो 30 आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, और आपको इवेंट प्रिडिक्ट करके जो है वो तो आपका 70 होना चाहिए बाजार में रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, और आपका 30 फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर बाजार यहाँ से और बढ़ती जाएगी और आप हर महीने रीबैलेंस करते जाएंगे, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी तो आप कुछ स्टॉक्स बेच के और फिक्स्ड इनकम खरीद रहे होंगे, और अगर मार्केट नीचे आ रही होगी तो यूल बी डूइंग द ऑपोजिट। तो एक सिंगल इवेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश और शॉर्ट टर्म मूवमेंट के ऊपर बैठ लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, राइटली सर, अगर और बताएं, स्पेशली अगर आप देखें मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट प्राइस टू अर्निंग पे चल रहे हैं। गिवन कि जो आपकी स्ट्रैटेजी भी आपने निकाली थी अर्ली इन द ईयर, तो वहाँ आपकी जो प्रेफरेंस थी टूवर्ड डिफरेंट सेक्टर्स थी, थोड़ा वो मेंशन करें। और ये भी उसमें एक चीज़ ऐड करें कि हमें ये पता है कि सिंस जैन टू डेट काफ़ी चीज़ चेंज हुई है, इवॉल्विंग हुई है, और रिस्क फैक्टर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उसको देखते हुए आपकी आई नो यू डोंट गिव लाइक गिविंग आउट टॉप पिक्स, बट टॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे आप? देखें, एक तो इवन दो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो है आप देखेंगे कि इवन दो ऑयल प्राइसेस शायद अब नीचे आ जाए, बट देयर आर 2 मेन प्रोजेक्ट्स। एक रेकोडेक जो है वो ऑनलाइन आ सकता है, और बाकी अगर आप ओजीडीसी पीपीएल में देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन ग्रोथ भी नजर आएगी। तो ऑयल एंड गैस फिर भी शायद लाइमलाइट में रहेगा डिस्पाइट ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन। दूसरे एंड पे जो है वो देखिए सीमेंट्स में कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही होंगी। तो हम वही रेकमेंड करते हैं। देखिए टॉपिक्स हमारी एक रेकमेंडेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हमारी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के अंदर है, बट डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। सीमेंट्स में भी पैसे होने चाहिए, ऑयल एंड गैस में भी होने चाहिए, बैंक्स में भी होने चाहिए। कुछ बैंक्स हमने देखा कि यील्ड्स ऊपर आने की वजह से 2 बैंक्स के अंदर हमने देखा कि शार्प डिक्लाइंस हुए स्टॉक प्राइसेस में। तो इफ दिस सिचुएशन चेंजेस तो दोज बैंक्स कैन रैली बैक ऑल्सो। तो हम जैसे यूबीएल और एनबीपी में बहुत बड़ी जो है वो एक करेक्शन हो गई, बिकॉज उनके पास लॉन्ग टेन्योर बॉन्ड्स रखे हुए थे। तो अगर फर्ज करें ऑयल ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है और ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो हम शायद देखेंगे कि ये दोनों स्टॉक्स जो है वो बहुत जल्दी वापस आ जाए। दूसरा, एक कुछ टाइम इन्फ्लेशन रहेगी, और कुछ चीजें अगले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में शायद जो है वो फिर भी इश्यूज नजर आए। जैसे फार्मा में एपीआई प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। केमिकल सेक्टर के अंदर कहीं मार्जिन बहुत बढ़ जाएंगे, कहीं मार्जिन बहुत श्रिंक हो जाएंगे, कहीं पास ऑन हो सका है ऑफ कॉस्ट का पास ऑन हो सका है, कहीं नहीं हो सका है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करनी चाहिए, या आप जिस भी ब्रोकरेज हाउस का काम करते हैं उसकी रिसर्च टीम के साथ बात करनी चाहिए, और फिर अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अच्छा, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि अगर आप देखें यूएस और ईरान की एग्रीमेंट हो जाती है, अकॉर्ड हो जाता है, टूवर्ड्स पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ चली जाती हैं चीज़ें, तो हाउ विल पाकिस्तान बेनिफिट इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इफ दिस एग्रीमेंट हैपेंस बिटवीन आफ्टर डेकेड्स बिटवीन यूएस एंड ईरान? देखें, एक तो सबसे बड़ा फायदा सारे ऑयल कंज्यूमिंग ममालिक को ये हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस जहां जिस वक्त ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था ऑयल प्राइसेस जहां थी, ऑयल प्राइसेस उससे भी नीचे आ जाएं अगर प्रोडक्शन इंक्रीजेस हो। जाहिर है सम फैसिलिटीज हैव आल्सो बीन हिट इन ऑल कंट्रीज, तो ये देखना होगा कि कितना जल्दी वो प्रोडक्शन वापस आ सकती है। तो देखें, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस नीचे होने से ड्यूरेबल्स की डिमांड, पाकिस्तान में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाती है, उसी तरीके से ऑयल प्राइसेस नीचे आने से वो बढ़ सकती है। तो देखें, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो सबसे बड़ा फायदा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन होगा, पाकिस्तान का जो ऑयल बिल है वो कम हो जाएगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे आ जाएंगे। एक चीज ये हो सकती है। देखें, दूसरा ये है कि ट्रेड भी बहुत स्टार्ट हो सकता है। कुछ चीजों में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, कुछ चीजों में पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा। जैसे ईरान में फ्यूल बहुत सस्ता है, तो अगर कोई फ्यूल इंटेंसिव बिजनेस ईरान से अगर पाकिस्तान में चीजें भेजेगा और उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर फेयर नहीं होगा, तो पाकिस्तान में कुछ कंपनीज को मुश्किलात भी आ सकती हैं। फिर जो है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो ईरान की साइड से बन गई थी। पाकिस्तान को सस्ती गैस उस तरीके से मिल सकती है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत महंगी गैस खरीदता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं मेजरली ट्रेड में। दूसरा, देखें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान की इम्प्रूव हुई है, उससे सेंटिमेंट भी इम्प्रूव होता है। हमने अभी कराची में कुछ हफ्तों में प्रॉपर्टी में भी एक रैली देखी है, इसीलिए
फिर दूसरा ये है कि दुबई जो पाकिस्तानियों के पैसे पार्क होते थे शायद कम पैसे जो है वो मुल्क से बाहर जाएं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो होता है तो पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी में, पाकिस्तान में ही स्टॉक्स में वो ट्रिकल डाउन हो सकता है और लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। बट सिंगल इवेंट के ऊपर कभी बेट नहीं करना चाहिए। हमेशा हर तरह की सिचुएशन के लिए पोर्टफोलियो को रेडी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे एंग्रो फर्टिलाइजर का फर्स्ट क्वार्टर CY26 का रिजल्ट है, साथ ही लॉट कैम्प का भी फर्स्ट क्वार्टर CY26 का ही रिजल्ट है, जबकि पायनियर सीमेंट का थर्ड क्वार्टर FY26 का जो रिजल्ट है वो मंडे अनाउंस किया जाएगा। इसी तरह ट्यूसडे की बात करें तो मैपल लीफ का थर्ड क्वार्टर FY26 का रिजल्ट है, PTC का फर्स्ट क्वार्टर CY26 का रिजल्ट है, जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी का थर्ड क्वार्टर FY26 का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। वेडनेसडे को हपको का थर्ड क्वार्टर FY26 और एंग्रो पॉलीमर का भी थर्ड क्वार्टर FY26 का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। थर्सडे की बात करें तो नेस्ले पाकिस्तान फर्स्ट क्वार्टर CY26 का रिजल्ट है, मीज़ान बैंक का भी फर्स्ट क्वार्टर CY26 का ही रिजल्ट है। इसी तरह बैंक अल्फला और फैसल बैंक भी फर्स्ट क्वार्टर CY26 के रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड टू फ्राइडे इंडस मोटर्स जो है वो थर्ड क्वार्टर FY26 का रिजल्ट अनाउंस करेगा, जबकि फौजी सीमेंट भी थर्ड क्वार्टर FY26 का रिजल्ट अनाउंस करेंगे। साथ साथ SBI के नंबर्स भी जो है वो फ्राइडे को देखने को मिलेंगे। अब नजर डालते हैं उन कंपनीज पर जो अगले हफ्ते एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगी। आदमजी इंश्योरेंस ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 20 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। इसी तरह हेलियन पाकिस्तान ने 15 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 21 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। एबट लेबोरेटरीज ने 40 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 22 अप्रैल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 12 रुपए का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 22 अप्रैल से ही एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। इसी तरह हाई नून ने भी 50 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 22 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा। इसी तरह पैकेजेस लिमिटेड ने 16 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 22 अप्रैल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू होगा। पाक कतर फैमिली तकाफुल ने 1 रुपए का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 21 अप्रैल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू होगा। इसी तरह पाक कतर जनरल तकाफुल ने भी 1 रुपए का ही डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 21 अप्रैल से ही एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू होगा। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 22 अप्रैल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू होगा। और IGI होल्डिंग्स ने 5 रुपीज़ और 50 पैसा का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 23 अप्रैल से एक्स डिविडेंड ट्रेड होना शुरू होगा। अब हम चलते हैं चेस सिक्योरिटीज कैंडल टॉक की तरफ। हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, टेक्निकल एनालिस्ट हैं चेस सिक्योरिटीज में। शर्जील, वेलकम टू द शो। थैंक यू हबीब फॉर हैविंग मी। अच्छा शर्जील, हमने देखा कि जो मोमेंटम था इन्वेस्टर्स का वो लास्ट वीक से इस वीक में भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई दिया, बट मंडे थोड़ा सा शेकी रहे। उसके बाद जो 4 दिन थे इन्वेस्टर्स बड़े पॉजिटिव दिखाई दिए, ऑप्टिमिज्म दिखाई दिया मार्केट में। और इस वीकेंड पे हमने देखा कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है US ईरान के, उसके बाद मार्केट का जो आउटवर्ड है गोइंग इनटू द नेक्स्ट वीक, आप किस तरह देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक इस हफ्ते हमने मार्केट में काफ़ी क्लैरिटी देखी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मंडे के सेशन जो हफ्ते की शुरुआत हुई, मंडे के सेशन में मार्केट ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स क्लोज करे, बट गोइंग फॉरवर्ड हमने मार्केट में फॉलोअप में अच्छी रिकवरी देखी और मार्केट ने क्लोज करा नियर 174,000 के लेवल्स ऑलमोस्ट। लास्ट वीक जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें हमारा ये व्यू था कि ये ओवरऑल हम ये कंसिडर कर रहे थे कि अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। हम एक सिनेरियो ये कंसिडर कर रहे थे कि मार्केट अपनी एक ओवरऑल करेक्टिव वेव में है और उसमें मार्केट ने अपनी ए वेव कंप्लीट करी है, जिसका लो लगाया था नियर 144,000 और फिर वहां से मार्केट अपनी बी रिकवरी वेव शुरू करी है। एक व्यू ये था। दूसरा व्यू ये हो सकता है कि मार्केट ने अपनी करेक्टिव वेव यहाँ पे ABC की फॉर्म में कंप्लीट करी है और यहाँ से अब हमें गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में जो है वो रिकवरी का व्यू बनता हुआ नजर आता है और मार्केट अपनी 5 वेव की एक नई तेजी की लेग स्टार्ट करती है। तो दोनों सिनेरियो में वो गोइंग फॉरवर्ड ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से पैटर्न में मार्केट ट्रेड कर रही है। बट दिस वेव ऑल इन ऑल एज वी डिस्कस्ड इज वेल प्रीवियसली, ये एक रिकवरी की वेव होनी है। और इस वीक की जो क्लोजिंग है, अगर हम उसको देखें तो 173,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज करा है, तो इस पे हमारा ये व्यू बनता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है और अगली रेजिस्टेंस जो इसकी निकल के आती है वो 180,000 के लेवल्स के करीब निकल के आती है, विच इज अगेन अ की रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। 180,000 एक की रेजिस्टेंस लेवल गोइंग फॉरवर्ड होगा ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स ऊपर। उसका रीजन ये है कि ये मार्केट का एक काफी की असेंडिंग पर्पल चैनल है जो आपको याद होगा। इसकी वैलिडिटी का हम काफ़ी दफ़ा हम इसको जो है डिस्कस कर चुके हैं कि कितना वैलिड
वेज पैटर्न था, जो हमने मल्टीपल टाइम्स इसको रीटेस्ट होता हुआ देखा था, वहां से हमने तेजी की लास्ट लेग बनती हुई देखी थी। उसके बाद जब मार्केट ने टुवर्ड्स डाउन साइड इसको ब्रेक करा था तो फिर हमने काफी एग्रेसिव सेल ऑफ भी देखा था। अब अगर मार्केट गोइंग फॉरवर्ड इन लेवल्स को अप्रोच करेगी तो ये यहाँ पे थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। हाउएवर इसका ब्रेकआउट अगर होता है और वो कन्विंसिंगली होता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर हम मजीद एक्सटेंशन भी रैली की देख सकते हैं। और उस सूरत में फिर हम देखेंगे कि मार्केट अगर 180,000 के लेवल्स को ब्रेक करके सेटल करती है तो 188,000 के लेवल्स के करीब, जो कि मार्केट के ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज भी हैं, उनको मार्केट अप्रोच कर सकती है। हाउएवर टुवर्ड्स डाउनसाइड एक नेगेटिव पॉइंट जो मार्केट को नजर आता है वो ये नजर आता है कि ड्यूरिंग दिस रिकवरी फेज मार्केट ने मल्टीपल गैप्स क्रिएट करे, विच ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली फिल हो, बट गोइंग फॉरवर्ड हम इनको जो है वो फिल होता हुआ देखेंगे। हाउएवर इनिशियल सपोर्ट इन केस ऑफ एनी डाउनसाइड इन द मार्केट वुड बी लिमिटेड टुवर्ड्स 167,000 के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड। शजील, अगर हम पीपीएल को देखें, पीपीएल इस हफ्ते काफ़ी आई थिंक आउट परफॉर्मर आया, मार्केट में तकरीबन 6-6.5% बढ़ा। इसकी आई थिंक मेजर रीज़न ये था कि प्राइसेस भी रिकवर हो रही थी उसकी, और जो फंडामेंटल आउटलुक वो भी काफ़ी बेहतर है। सो टेक्निकली आपको क्या लग रहा है, चार्ट्स पे क्या बता रहा है पीपीएल? बिल्कुल, पीपीएल को भी हमने काफी इंटरेस्टिंगली शेप अप होता हुआ देखा है। इसमें प्रीवियसली हम देखते थे कि एक काफी वैलिड लेवल था नियर 216, जो कि इसका एक की कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था, जो हमने देखा था ब्रेक होता हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में। उसके बाद उसके फॉलोअप में हमें काफी अच्छी रैली नजर आई थी। फिर टुवर्ड्स डाउनसाइड हमने इसको देखा जब मार्केट में करेक्शन आई, जब पीपीएल में करेक्शन आई तो इसको इन लेवल्स को ही सस्टेन नहीं कर सका। मल्टीपल टाइम्स हमने डबल बॉटम लगता हुआ देखा, ऑलमोस्ट डबल बॉटम लगता हुआ देखा यहाँ पे, और फिर वहां से हमने इसके अंदर एक शार्प रिकवरी देखी। और अब हमने जो इसमें एक रीसेंट एक्टिविटी देखी है, दो इंकरेजिंग साइंस हैं। एक साइन ये है कि 216 के लेवल्स के ऊपर ये अब सेटल कर रहा है, विच इज एन इंकरेजिंग साइन। और उसके अलावा जो सेकंड चीज है वो ये है कि इसमें जो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी, एक जो कंसोलिडेशन थी ऑफ ऑल इन ऑल, अगर आप देखें तो सिंस द एंड ऑफ फेब इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस थिन रेंज, उसका ब्रेकआउट देखा है इस हफ्ते में। तो अब व्यूज में गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा कि बुलिश मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट लगा है। और टुवर्ड्स द अपसाइड हमारा ये व्यू बनता है कि 252 के लेवल्स के करीब इसके इनिशियल टारगेट लेवल्स रहेंगे। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मैक्स जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो चैनल के टॉप के करीब होगा, नियर 274। हाउएवर इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स डाउनसाइड जहां पे ये अपनी इसी रेंज को रीटेस्ट करे नियर 225, then that can be an initial accumulation opportunity. अच्छा, अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात कर लें, के इलेक्ट्रिक काफ़ी एक हॉट स्टॉक है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, से वॉल्यूम भी काफ़ी जनरेट होता है। और लेटली हमने ये भी देखा है कि इसमें मैनेजमेंट चेंजेस भी आए हैं, की मैनेजमेंट चेंजेस। हाउएवर ऑन द पॉजिटिव साइड इसकी परफॉर्मेंस इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रही है रिलेटिव टू प्रीवियस वीक्स। सो क्या देख रहे हैं, इसका क्या आउटलुक है ऑन टेक्निकल लेवल्स? सबसे पहले तो अगर हम के इलेक्ट्रिक को देखें लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, लार्जर टाइम फ्रेम्स पे देख के हमें एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि ऑल इन ऑल बिगर पिक्चर में इसमें क्या हो रहा है। एंड देन वील मूव ऑन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, वहां पे फिर हम एक आइडिया लेंगे कि शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हमें क्या होता हुआ नजर आया है लास्ट वीक। अगर आप देखें ऑल इन ऑल के इलेक्ट्रिक हैज बीन ट्रेडिंग इन अ मल्टी ईयर पैटर्न, जिसमें हमने देखा था कि इसकी जो मेजर रैलीज के टॉप थे वो इस ओवरऑल पैटर्न के टॉप के करीब हैं। हमने इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ देखा है फरवरी के मंथ में, जहाँ पे एक कैंडल क्लोज हमने देखा अबव दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, बट अगेन ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल हमने देखा इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रीच करा और नीचे क्लोज करा, which means it was a fake breakout. Again, on this candle, we can be very hopeful again, क्योंकि इसने एक 2 week टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज दिया है above this resistance. तो यहाँ पे 8 रुपीज के करीब हमने ब्रेकआउट देखा है, इसकी क्लोजिंग आई है 8.21। अब अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम से मूव करें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे हमें बज़ाहिर ही नजर आता है कि इसकी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी है, जहाँ पे हमने ये देखा है कि ये इसमें एक छोटी सी कंसोलिडेशन रही है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन रही है, और इसके हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है एट 8 रुपीज। तो लार्जर टाइम फ्रेम्स एज वेल एज स्मॉलर टाइम फ्रेम्स यहाँ पे सिंक कर रहे हैं, और व्यू ये बनता है कि 8 रुपीज के ब्रेकआउट के बाद हम इसमें मोमेंटम थोड़ा सा एग्रेसिवली बिल्ड होता हुआ देख सकते हैं। फॉर ट्रेडर्स, फॉर क्विक ट्रेडर्स, अगेन स्ट्रैटेजी शुड बी कि 7.8 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस डिफाइन किया जा सकता है टू मैनेज द रिस्क। However, towards the upside, व्यू ये बनता है कि इनिशियली ये अब 8.5 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, फॉलोड बाय 9.3 के लेवल्स। अगर हम बैंक ऑफ पंजाब की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब की जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो लास्ट 12 मंथ्स एक टर्न अराउंड हमने देखा है, एंड स्पेशली इस हफ्ते में तो आई थिंक इसके वॉल्यूम्स भी अच्छे थे और इसकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। हमने देखा तकरीबन 20% मार्केट में बढ़ा है,
हमें पता है गोइंग फॉरवर्ड भी इसके रिजल्ट्स काफ़ी डिसेंट रहेंगे और इसकी डिविडेंड यील्ड भी एक अच्छे लेवल्स पे है। पर ऑन टेक्निकल बेसिस हम समझते हैं कि सचिल आपका क्या व्यू है इस पर? बिल्कुल हमने बीओपी में एक 5 वे फॉर्मेशन देखी थी जिसका टॉप लगा था लास्ट टाइम मैंने टेस्टेड अराउंड 44। उसके बाद हमने इसके अंदर एक करेक्टिव वेव देखी जहाँ पे इसने करेक्ट करा ऑलमोस्ट 24 रुपीज़, और वहाँ से फिर हमने इसके अंदर एक रिकवरी की वेव बनती हुई देखी है, विच इज़ ओवरऑल वेव 5 ऑफ दिस ओवरऑल पैटर्न। तो इसमें हमारा ये व्यू है कि ये क्योंकि तेजी की वेव है, एनी डिप इन द स्टॉक वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें एक मल्टी ईयर रीटेस्ट लेवल है नियर 33 के लेवल्स ऑलमोस्ट, 33.5 के लेवल्स ऑलमोस्ट। तो अगर इन केस कोई डिप आता है आइडियली नियर दीज लेवल्स, दिस कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन डिप्स टुवर्ड्स द अपसाइड। हमारा ये व्यू बनता है कि 39 के लेवल्स के करीब, 39.4 के लेवल्स के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, 39.4 के लेवल्स के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस होगी। हाउएवर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर ये अपनी वेव 3 के टॉप को टेस्ट कर सकता है नियर 44 के लेवल्स। तो ऑल इन ऑल इसमें व्यू बुलिश है। आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी टू एक्यूमुलेट ऑन डिप near the major support of 33.3 towards the upside। इसके दो टारगेट्स होंगे, एक 39.4 का होगा और एक 44 का होगा। अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाक इलेक्ट्रॉन लेटली तो हैज़ बीन अंडर परफॉर्मर, बट इस हफ्ते हैज़ बीन आउट परफॉर्म इन द मार्केट और इसके डिफरेंट जो टर्न अराउंड भी देखा प्रॉफिटेबिलिटी में डिसेंट नंबर्स पोस्ट हो रहे हैं। बट लेट्स सी कि टेक्निकली अगर आप देखें तो क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट जोन होंगे गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे? बिल्कुल पाक इलेक्ट्रॉन में वैसे तो हमने काफी काफी एक्सटेंडेड करेक्टिव वेव देखी है जहाँ पे इसने 64 का हाई लगाया था। उसके बाद इसमें हमने ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट देखी, 32-33 के लेवल्स की करीब इसका लो था और वहाँ से हमने इसके अंदर एक रिकवरी बनती हुई देखी है। वैसे तो इट वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल व्हेन इट ब्रोक दिस लेवल ऑफ 39 ऑलमोस्ट, और उसके बाद हमने देखा कि इसने मल्टीपल वीक्स स्पेंड करे बिलो दिस पर्टिकुलर चैनल। अब ये चैनल काफी वैलिड चैनल है सिंस द स्टार्ट ऑफ द रैली। अगर आप देखें तो ये जो एक चैनल है जिसमें हमने देखा है कि इन दिस इंटायर रैली इट हैज बीन ट्रेडिंग इनसाइड दिस चैनल, और जब ये थर्ड टच पॉइंट यहाँ पे हमें मिला, हमने देखा इनिशियली इसने रिकवर करा, बट इट वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल जब इसने नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक करा। फिर हमने देखा कि अगले कुछ हफ्ते इसने इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही के बिलो ही गुजारे। अब गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये व्यू है कि क्योंकि इस वीक की क्लोजिंग लास्ट सेशन की फ्राइडे की और इस वीक की क्लोजिंग इस चैनल के अगेन वापस आई है, तो अब हम होपफुल हो सकते हैं अगेन। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 41 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर रिकवरी का व्यू बनाया जा सकता है। अब ऑफ कोर्स अगर कोई डिप आएगा टुवर्ड्स 41 तो इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू ट्रेडर्स टू एंटर टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर हमारा ये व्यू है कि 44.5 के लेवल्स के करीब इसकी एक इनिशियल रेजिस्टेंस है, फॉलोड बाय दैट नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 46.5 48.5 48.5 के करीब अपने ये प्रीवियस गैप को भी फिल करेगा। तो वो एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग लेवल हो सकता है। अगर ये अपनी इस रिकवरी वेव को एक्सटेंड करता है तो 52 के लेवल्स के करीब अपने ये प्रीवियस चैनल को जो जिसमें ये ट्रेड कर रहा था उसको रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें वी कैन बी होपफुल एंड एनी डे वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स 41। थैंक यू सो मच शर्जील। अब चलते हैं एक्सपर्ट टेक की तरफ। शहबाज, हमने देखा कि इस हफ्ते भी मार्केट में जो मोमेंटम था आफ्टर यूएस ईरान डायलॉग्स इन पाकिस्तान, वो बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया। मार्केट 4% अप रही। अब हमने देखा ओवर द वीकेंड बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, ऑयल प्राइसेस बहुत ऑलमोस्ट 12% तक डाउन हो गई। गोइंग फॉरवर्ड मंडे से किस तरह का देख रहे हैं मार्केट में, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी, और किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं? अब देखिए लास्ट 2 वीक्स मार्केट का मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव हमने देखा। 2 हफ्ते में मार्केट तकरीबन 22,000 पॉइंट बढ़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, अगर आप प्री वॉर लेवल देखें इंडेक्स का, मार्केट उससे ऊपर है। और अगर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर हमने देखी वीकेंड में आई है कि जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज है जिसकी वजह से आगे और पैसे एलिवेटेड थी, वो आपकी कमर्शियल ऑपरेशन के लिए खुल गया, तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी, अगर कोई अकॉर्ड होता है बिटवीन यूएस एंड ईरान जो लग रहा है एक पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो आई थिंक मार्केट को सेलिब्रेट करेगी। और आई थिंक मैं इस तरह क्यों भी बोल रहा हूँ, अगर आप मार्केट की क्लोजिंग भी देखें जो तकरीबन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, सो लग तो ये रहा है कि मंडे को मार्केट विल सेलिब्रेट दिस और मार्केट एक अच्छे मोमेंटम पे खुलेगी और नेक्स्ट वीक भी एक पॉजिटिव टोन पे रहेगा। आई थिंक मगर एक और पर्सपेक्टिव भी है कि अगर आप देखें नेक्स्ट वीक काफ़ी बड़ी कंपनीज की रिजल्ट हैं। हमने ये भी देखा है कि लास्ट वीक को अच्छे रिजल्ट्स आए, उसकी जब अच्छे रिजल्ट्स भी आए तो मार्केट ने उसको सेलिब्रेट भी करा और उस तरह रिस्पॉन्स भी दिया। मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मार्केट अज्यूमिंगली काफ़ी ऊपर खुलती है मंडे को,
सो वी नो कि मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ भी ये भी होगा कि आप वैल्यूएशंस को देखें, और अगर कोई चीज़ ओवरली एक्सपेंसिव हो रही है, हाई साइड पे हो रही है, हमने ये देखा है कुछ हफ्ते पहले कुछ स्टॉक्स जो 30-40% बढ़ गए हैं, तो आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग भी देखेंगे। सो आई थिंक रिस्क वैल्यूएट करें, फोकस ऑन वैल्यूएशंस, और इस गोइंग फॉरवर्ड इसी तरह काम करें, बिकॉज हमें ये मालूम है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, जो पहले था कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो भी कुछ मोमेंटम डाई डाउन हुआ है। तो आई थिंक ओवरऑल जो सेंटिमेंट होगा मार्केट का पॉजिटिव होगा, मगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए बिकॉज कुछ स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। थैंक यू सो मच शहबाज। तो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।